हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बेसिक इंट्रो जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे। फिर कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या इम्पोर्टेंस है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में, कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी नेशनल इकोनॉमी में। कुछ इंडस्ट्रीज की लोकेशन भी देखी जाएंगी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो वेस्ट और मिनरल वेस्ट। इंडस्ट्री के बारे में, एग्रो वेस्ट कौन सी होती है? टेक्सटाइल, कॉटन, जूट, शुगर इंडस्ट्रीज। और मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, कौन सा पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट जो खराब हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और इसे रोका जा कैसे जा सकता है या फिर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपके चैप्टर की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू जो भी होंगे वो पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्रीज पर। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। पहला, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, राइट? और एग्रीकल्चर चैप्टर भी कंप्लीट करके आ रहे हैं। जब जाना था हमने, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें जो डायरेक्टली हमें लैंड से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? एग्रीकल्चर में आती हैं। सेकेंडरी कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो इंडस्ट्रीज हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है। याद रखिएगा, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा सेकेंडरी सेक्टर के बारे में होने वाला है। टर्जरी सेक्टर कौन सा होता है? सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग। ना तो मैं यहाँ कुछ उगा रहा हूँ, ना आपको कोई चीज़ बना के दे रहा हूँ, बट मेरी सर्विसेज आप ले पा रहे हैं। तो ये टीचिंग एक सर्विस सेक्टर हो गया। डॉक्टर जो होते हैं, वो दवाई बनाते तो नहीं है ना, ना तो वो कुछ और करते हैं, ना वो दवाई उगाते हैं। वो क्या करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अपने नॉलेज के बेस पे, आपको सर्विस दे रहे हैं वो अपनी। तो लॉयर हुआ। तो ये सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में पूरा, वो सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में होने वाला है। क्लियर है इतना? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके कोई मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्लियर है इतना? किसी रॉ मटेरियल से आपको रॉ मटेरियल मिला, आपने उसको प्रोसेस किया और उससे कोई एक प्रोडक्ट बनाया, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग एक सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है। और जैसे कि पेपर हम जानते हैं, पेपर किससे? वुड, शुगर, शुगर के इनसे पेपर बनता है। आयरन और स्टील किससे? आयरन ओर और एल्यूमिनियम जो किससे बनते हैं? बॉक्साइड से मिलके बनते हैं। सम टाइप ऑफ क्लॉथ्स जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं कैसे? यार्न से होते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी कंट्री की कैसे मेजर की जाती है? कि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसी हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा नेशन इंडिया, और दूसरी तरफ दूसरी कंट्री है, फॉरेन कंट्री लेते हैं, चाइना। तो इंडिया और चाइना, तो हमारे पास क्या है? बहुत अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर है। मोर देन 60% पीपल हमारे एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छी सर्विसेज अवेलेबल है, यानी टर्जरी सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन वी आर लैकिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी पीछे रह जाती है कंपैरेटिवली टू चाइना और यूएसए। चाइना ने क्या किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था और जो अपना सेकेंडरी सेक्टर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखा। इसके फ़ायदा क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई, प्लस वहाँ जितने भी लोग थे सबको जॉब्स प्रोवाइड की। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या लगता है कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होगी तो आप फैक्ट्रीज डालोगे, फैक्ट्रीज डालोगे तो वहाँ वर्कर्स की ज़रूरत होगी, वर्कर्स मतलब जॉब्स, तो आपका इकोनॉमी फिर से बूस्ट करेगा। क्लियर है इतना? तो किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उस कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। चलिए आगे आते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, इसे बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर मेनली बिकॉज ऑफ, क्यों कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करती हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशंस फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अभी समझाया मैंने आपको कि अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और जो गरीबी है, लोगों के पास जॉब होगी, जॉब हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, लोगों के पास जॉब होगी तो उनके पास पैसा आएगा, ठीक है, तो पॉवर्टी खत्म। समझ में आ रहा है? लोग अपनी बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ें खरीद पाएंगे, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं कोई चीज़, हमारे यहाँ मान लीजिए टॉयज मैन्युफैक्चर होते हैं, तो हम अगर उन्हें एक अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी के बना पा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो उन्हें हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, फॉरेन जो करेंसी है वो हमारे देश में आएगी, तो हमारा फॉरेन रिजर्व जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है वो हमारा बूस्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जिसकी सभी कंट्रीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Countries that transform their raw material into a wide variety of finished good, higher value are prosperous। मतलब ऐसी कंट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल मटेरियल में कन्वर्ट कर पाते हैं, वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करती हैं। अगर आपका प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर वाला सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करवाएगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर आपको जॉब्स क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, उसके बाद पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी खत्म होगी, ठीक है। और फिर इसी के बेसिस पर सर्विसेज भी बूम कर जाएंगे, सर्विस सेक्टर भी बूम कर जाएगा। अगर किसी भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा होता है तो उससे आपका प्राइमरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर दोनों बूम कर जाते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा नहीं है, आपके यहाँ ग्रोथ तो होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर साल ऑनियन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन ऑनियन जैसे टोमेटो, इनके काफ़ी सारा प्रोड्यूस होता है, लेकिन अक्सर अगर आपने न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें देखी होंगी कि किसान को उसकी जो फसल है उसका सही प्राइस नहीं मिला, तो वो ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, उनका एक्स जो उनका बेसिक खर्चा हुआ है उसे उगाने में, उसे लगाने में, इतना समय उन्होंने दिया है, उसका बेसिक ही नहीं मिल पा रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो फेंक के चले जाते हैं कि भाई इससे अच्छा है, ये तो पूरा लॉस में चले गया। और एक समय ऐसा भी आता है जहां इन्हीं के प्राइसेस 200 रुपीज पर केजी तक पहुंच जाते हैं, कहाँ किसानों को 5 या 10 रुपए केजी भी नहीं मिलते। क्लियर है इतना? समझ में आ गया?
तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बूम करेगा तो लगातार इनकी डिमांड बनी रहेगी और इनके प्राइस कंपैरेटिवली मोर कांस्टेंट बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बेसिक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज का ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि उनमें रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, उनका मेन रोल क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ओनरशिप किसकी है, या फिर बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, तो एक एक से डिस्कस करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। जो एग्रीकल्चर फार्म फील्ड से जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये इनसे बेस्ड इंडस्ट्री है। या फिर मिनरल बेस्ड, मिनरल क्या होते हैं, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल्स, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अकॉर्डिंग टू यू देयर मेन रोल, उनका मेन रोल क्या क्या है उसके बेसिस पे। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज which supply their products raw material to manufacturing other goods, iron, steel, copper, smelting, aluminium smelting। ठीक है, उनका मेन रोल क्या है उसके बेसिस पर। या फिर वो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सुइंग मशीन, फैंस एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके बेसिस पे a small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed to that asset of a unit. Limit had changed over a period of time. At per at present, the maximum investment allowed in rupees is 1 crore। मतलब 1 करोड़ के नीचे का इन्वेस्टमेंट एक अलग इंडस्ट्री में, एमएसएमई के बारे में आपने सुना होगा। तो अब बाद में कभी डिटेल में बताएंगे इनके बारे में जब ये टॉपिक आएगा। तब तक इतना जान लीजिए कि इनको इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। फिर आते हैं ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट बेस्ड है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बेस्ड, भेल हो गया, सेल हो गया, ऐसी जो कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं। पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, पब्लिक की कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर यानी पर्सनल चीज़ें जो होती हैं, कोई इंडस्ट्री ओन कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर इंडस्ट्रीज हो गई। जॉइंट वेंचर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और उन दोनों के साथ की जाती है। जैसे ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, इज अ जॉइंट ओन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसे फिर आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में कोई सिंगल एक ओनर नहीं होता। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स। जो उसके प्रोड्यूसर्स और सप्लायर होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्कर, ये दोनों उसके क्या होते हैं, ओनर होते हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं प्रोपोर्शनली। सच एग्जाम्पल ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कोर इंडस्ट्री इन केरला, ये दो एग्जाम्पल हैं। और फिर उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन, क्या है, बेस्ड ऑन बल्क वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज हो गए, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज बल्क में चीज़ें होती हैं यहाँ पर। लाइट इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस लाइट गुड्स एज एन इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बेसिक समझ में आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कौन से सेक्टर में आती है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने जाना इनका इम्पोर्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, मेन रोल के बेसिस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है उसके बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, और लास्ट वो छोटी इंडस्ट्री है बल्क में काम करती है उसके बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप प्रीवियस क्लासेस लेकर आएंगे,
और इसको एक बार बेसिक रीडिंग करके आएंगे जितना, और जो भी आपके डाउट हैं वो सारे लिख कर लाएंगे, तो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। क्लियर है इतना? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।